Hello. So in this video we will focus on and try to understand that how do we need to approach the mains answer writing practice, and I have divided this discussion in certain questions, and through these questions I will try to answer different doubts that aspirants have regarding it. So secondly, I will try to communicate in Hindi plus English, so that because few students all also want this discussion in हिंदी, so I will keep a mix of it. So ऐसा करेंगे कि हमको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में आई हैव डिवाइडेड कि कैसे रखनी है कंसिस्टेंसी, कब स्टार्ट करनी है आंसर राइटिंग, क्या अप्रोच होनी चाहिए, एंड आंसर राइटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, इवन बिफोर द प्रीलिम्स हम क्यों आंसर राइटिंग कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को हमें अप्रोच करने की, इन सबको आंसर करने की वी विल ट्राई टू डिस्कस इन दैट आस्पेक्ट्स. ओके. सो पहला क्वेश्चन जो आता है दिमाग में कि कब स्टार्ट करनी है आंसर राइटिंग. सो आई थिंक के द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट आंसर राइटिंग इज़ जनरली जैसे ही हम लोग एग्जामिनेशन की साइकिल में एंटर होते हैं, द क्वेश्चन कम्स के जो यूजली फ्रेशर्स भी स्टार्ट आस्किंग के हम कब स्टार्ट करें. तो आई रिकमेंड दैट डोंट स्टार्ट व्हेन यू हैव जस्ट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. दैट इज़ नॉट द राइट टाइम. आप 2-3 महीने एटलीस्ट यूपीएससी की प्रिपरेशन में एंगेज हो जाओ, उसको अंडरस्टैंड करो, कीवर्ड्स क्या हैं, डिमांड क्या है एग्ज़ाम की, और बेसिक मीनिंग्स क्या होते हैं पॉलिटी में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में. तब आप आंसर राइटिंग करोगे, देन इट विल हैव अ मोर वैल्यू. तो तुरंत स्टार्ट तो नहीं करना है, एटलीस्ट 3-4 मंथ्स वेट करो, उसके बाद स्टार्ट करो आंसर राइटिंग. बिकॉज बिफोर दैट इट यू विल बी राइट जस्ट यू विल बी जस्ट राइटिंग अ जंक, सो दैट वुड विल नॉट बी ऑफ एनी वैल्यू, है ना. सो पहला तो कब स्टार्ट करनी है. बट दूसरा क्वेश्चन आता है कि इतना अर्ली किसी को लगेगा कि हम प्रीलिम्स के मतलब हम प्रीलिम्स के ऑलमोस्ट 6-7 मंथ पहले ही आंसर राइटिंग कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं. सो टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स इसके लिए आई हैव रीजंस. फर्स्ट रीज़न कि हमें भी जब भी हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, आई ऑलवेज़ रिकमेंड के कभी भी प्रीलिम्स को दिमाग में रख के प्रिपरेशन नहीं करनी है. ऑलवेज़ कीप इन माइंड कि हमको अल्टीमेटली मेंस एग्ज़ाम देना है. और सो जो फ्रेमवर्क ऑफ योर माइंड सेट एंड your thinking process, your analytical process should be of the mains, not a prelims. Prelims is a factual examination, though UPSC have analytical things, but prelims ultimately is a factual examination. You have to choose, but mains you have to present your thinking abilities. You have to present your ability to analyze things ना. So always mains के लिए ही prepare करो. प्रीलिम्स विल बी इन बिटवीन प्रोसेस, इन बिटवीन अ काइंड ऑफ अ प्रोसेस कि वो बीच में आएगी कहीं पर, और हम उसको पास करके अल्टीमेटली वी हैव टू गिव मेंस. और अगर आप प्योर प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करोगे, देन इवन आफ्टर क्लियरिंग द प्रीलिम्स 3 months आर मच लेस टू क्वालिफाई अ मेंस एग्जामिनेशन. सो अगर आपने प्रीलिम्स से पहले मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं किया है, तो देर इज़ अ वेरी लेस चांस, बिकॉज बट देर आर सम टॉपर्स हु से कि उन्होंने प्रिपेयर किया है आफ्टर फिल्म्स, but there are very few exceptions, I would say. So better approach is always prepare before the prelims, so do start answer writing before that. Okay, that is the one thing. Secondly, the benefit of doing answer writing ये है कि जो आपका माइंडसेट है, जो सिलेबस को पढ़ने में, न्यूज़पेपर को अप्रोच करने में, तो जब आप डेली आंसर राइटिंग कर रहे हो, देन योर फ्रेमवर्क, जो योर मेंटल फ्रेमवर्क बिकम्स लाइक कि दिस इन्फॉर्मेशन को मैं कैसे यूटिलाइज करूँगा अपने आंसर में. लाइक यू हैव रेड सम इम्पोर्टेंट केस, सम इम्पोर्टेंट इवेंट, लाइक presently the ongoing issue regarding the Indian players and Pakistani players are not shaking hands. So despite whatever your opinion is, there is an ethical dilemma regarding this position. Okay, so that ethical dilemma, that putting national interest or putting a sportsmanship, these are important examples, and these ideas, this thinking will come जब आप regularly आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, तभी इन बैक ऑफ योर माइंड यू स्टार्ट बिल्डिंग अप दीज थिंग्स. सिमिलरली लाइक एक और एग्जांपल जैसे लेते हैं, मान लो द लाइक we have faced the quite extensive and heavy rainfall this time. So the climate change effect kind of a things comes into mind. Similarly, the speech of Donald Trump, it was widely reported, but what is the value of that, how would we utilize it. So जब आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो आपके बैक ऑफ द माइंड में है कि यू आर नॉट जस्ट पाइलिंग अप इन्फॉर्मेशन,
आप उस इन्फॉर्मेशन को कैसे यूटिलाइज करने वाले हो, that will also be a thing. So that's why answer writing is important, and that's why early starting of answer writing is important. Okay, so the people say कि हम बाद में करेंगे या फिर हम पहले कोर्स प्रिपेयर करेंगे, so that is the worst strategy that you can do. Okay, so it will not work. So better approach is after 3-4 months, when you start preparation, after 3-4 months keep in mind that you have to start answer writing. Okay, तो ऐसे करना है, अप्रोच ऐसे करना. देन क्वेश्चन कम्स कि हम आंसर लिखें कहाँ से, कोचिंग्स के आंसर लें या फिर PYQs लें, क्या लें. सो आई थिंक द वन ऑफ द बेस्ट सोर्स टू डू द आंसर राइटिंग इज़ फ्रॉम द टॉपर्स कॉपीज़, बिकॉज वहाँ पर आपको आंसर्स होते हैं जो कि एक्चुअल रियल टाइम बेसिस पर लिखे गए. इट विल नॉट बी अ चैट GPT आंसर, इट विल नॉट बी अ AI प्रोड्यूस्ड आंसर, it will not be an answer given by some coaching institute where 50-20 content writers will sit together and decide what should be the answer. तो रियल टाइम आंसर अप्रोच कैसे किया गया है वो आपको आइडिया लगेगा टॉपर्स की कॉपीज. सेकेंडली, यू विल हैव अ गुड एग्जाम्पल्स, you will have a good facts, you will have a good way of presentation. So all these things will be presented in toppers copies, and also you will get a good question. So and बट अप्रोच शुड बी कि पहले आप आंसर देखो, पहले आप क्वेश्चन देखो, आंसर खुद से लिखो, एंड देन स्टार्ट कंपेयरिंग के वेयर यू डेविएटेड और what approach did the topper followed, and which ultimately led him to the selection. So that process of writing and then re-evaluating by yourself will ultimately make you a better writer and better candidate to participate in examination and to perform better in examination. So ऐसी approach रखेंगे और that should be continued for a month, then only it will be a part of it, then it will the approach of the topper will become your approach only when जब आप खुद से उस चीज़ को अप्रोच कर रहे हो, खुद से आप डेली उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हो. सो बिकमिंग एंड इनकलकेटिंग दोज अप्रोचेज, इनकलकेटिंग दोज वे ऑफ थिंकिंग will only happen जब आप हम उस चीज़ को regularly we start doing things, then only it become a part of ourselves. Otherwise after 2-3 days you will think it's so easy, they are so it is not that much difficult, but it is difficult to maintain that consistency for 20 questions for 7-10 days. So and so that approach when the question changes, sometimes it become difficult to follow similar approaches. So that will make your structure better, that will make your introduction, body, conclusion better. So topper source I think is a better source for understanding, and when you are in an initial phase, even when you are going to attempt mains after prelims, then also always I always did that, always start with the toppers copies and start comparing and what better things could be done. तो वो हमें वहाँ से समझ में आ जाता है. ठीक है, so that is the thing. And next question that comes कि जो यूजली प्रीलिम्स क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का क्वेश्चन होता है कि आंसर राइटिंग कब तक करनी है, टिल व्हेन वी डू नीड टू डू आंसर राइटिंग, कि शुड वी स्टॉप बिफोर 2 weeks बिफोर मेंस और व्हेन. I suggest you should not stop answer writing till the last day, and even on the day of examination you should go to the examination hall, and before going to examination hall you should attempt at least 2-3 questions. Okay, जैसे मैं हमेशा ये करता था कि even between the 2 exam when we get the gap to rest and to have lunch, all these things. So I always used to give 15-20 minutes to attempt 2-3 questions related to the exam that I'm going to attempt. So उससे क्या होता है, we develop the mindset, we develop into that way of thinking. So that is important. So answer writing till the last day, till the last moment we need to do the answer writing. वो हमको उस पैटर्न में, उस वे ऑफ थिंकिंग में हमको रखती है, एंड दैट somehow helps. And but otherwise there is a kind of a inertia to, when if you stop answer writing for 10-15 days, after 10-15 days जब आप दोबारा अटैम्प्ट करोगे तो there you will notice that there is a lot of inertia, lot of struggle. You will struggle a lot to think on those patterns that you did earlier. So do not do the long breaks. इवन अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन करना है कभी कभी, तब भी आप 1-2 आंसर, 5-6 आंसर्स जितना भी मिनिमल कर सकते हो, डू दैट. बट ensure that there is a consistency in your practicing of, in your attempts to practice answer writing. Okay, so there should be a consistency. Okay,
Okay, then the question, that one important thing that I want to talk, especially those people who will give the mains after prelims, a study should be very next day of the after the prelims हमको हमेशा आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, बिकॉज द मैक्सिमम एफर्ट दैट गोज, बिकॉज हमने उससे पहले भी आंसर राइटिंग की होगी, पर द मैक्सिमम एफर्ट जो हमारा जाएगा वो जाएगा कि टू गेन द स्पीड दैट इज़ रिक्वायर्ड, बिकॉज हमको शॉर्ट क्वेश्चन 7 मिनट्स में करने, लॉन्ग क्वेश्चन 11 मिनट्स में करने, सो उतनी स्पीड गेन करने में हमको उतनी स्पीड तक पहुंचने में हमको 2 मंथ्स लग जाते हैं. So because that is not a natural speed of writing, okay, and you can't afford to skip even a one question examination because that will cost you too much, हाँ. तो बिकॉज एक एक नंबर का स्ट्रगल है, एक एक नंबर पे रैंक चेंज हो रही है, सो वी कांट अफोर्ड टू डू दैट. सो स्किप करने का तो ऑप्शन ही नहीं है, so that is not a choice in this examination. Secondly, we have to maintain a quality as well, so that will only be, or even the question sometimes people ask, so quality and quantity, what can be compromised? So quantity means 20 out of 20 questions should not be compromised in any situation. Quality will be compromised little bit even, but that quality could not be compromised more than 5 7 6%, okay. You can't compromise the 70%, the quality is compromised by 30%. That is not a right way of approaching this examination. So quality and quantity दोनों maintain रखनी है. That will happen by having a proper practice, because this is basically a skilling thing, okay. And the only way to develop any skill is by practice, because कहीं भी any skill that you want to approach, because the things which can be learned, those things can be learned better if you do them regularly. This is a simple thing. But now the most difficult question that comes कि कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करेंगे, बिकॉज ऐसा आई डोंट थिंक एनी पर्सन के इज रेगुलरली एनर्जाइज टू राइट आंसर्स एंड एवरी वे वेकअप एंड लो आई ऑल्सो want to write answer today as well. So ऐसा बहुत मुश्किल होता है, because it is a cumbersome process, it is a enervating process, because इतना दिमाग जाता है and you become tired after completing a 3-hour paper. So doing these things regularly, even writing 10 questions 15 questions regularly is a enervating task, okay. So कैसे maintain करेंगे? So मेरी approach जो रहती है कि 2 approaches हैं. एक तो है कि always follow and always keep track of the things that you are doing. If you want to develop certain habit, the things you can't manage, those things which you can't measure. So if you want to manage certain things, you should know how to measure these things. So यही अप्रोच यहाँ भी काम आती है for managing your daily practice of answer writing. Keep a track of it, make a list of the daily list, that how many answers you did today. Just like I made the list, date and number of answers that I attempted, diversity of answer. Like if we are practicing before prelims से पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि 10 दिन तक ज्योग्राफी के आंसर लिखे जा रहे हैं, 10 दिन तक हिस्ट्री लिखे जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है. Always try to maintain a diversity. Sometimes someday you will write history, someday you will write ज्योग्राफी और GS1 GS2 GS4, जिससे कि डाइवर्सिटी आती रहे. सैटरडे को कभी ऐसे लिख लिया, तो दैट प्रैक्टिस, दैट डाइवर्सिटी यू विल बी एबल टू मेंटेन जब आप उसको, यू विल बी कीपिंग अ ट्रैक ऑफ द थिंग्स, व्हाट आर यू डूइंग, ओके. सो दैट इज़ द वन थिंग. सेकेंड थिंग विच इज़ लाइक आई थिंक इट इज़, यू विल काइंड ऑफ फाइंड इट फनी, बट आई ऑलवेज कीप और जो भी आंसर मैं लिख रहा हूँ, आई ऑलवेज कीप मेजिंग द लेवल के हाउ मेनी आंसर्स माई आंसर, एंड इफ यूर लाइक अराउंड 30 days, तो number of pages that I've written will keep piling up. So that also was a kind of a motivation for me. It will be a kind of a funny thing for some people, or may sound childish as well, but I think it works. For me it worked. So I think you will also, you may have some other way of getting a motivation, but I think they somehow keep you motivated, that this is your progress report, no? That number of answers, the number of pages are piling up on a daily basis, okay. After 30 days, if you'll see, after 2 months, you will see there's a long list there, like the answer writing, the almost whole rack is full of answers. So that somehow keeps the motivation. This is not a thing that may not work for everyone, but the thing that keeping a track of the things, it definitely works, and I think it always keep you motivated, that from last 2 days you haven't written anything. So that will, if you are a serious person, then it will keep you engaged and keep you push you for attempting answer writing.
ऑन नेक्स्ट डे। फिर एक क्वेश्चन आता है कि कब लिखें, एक तो है कि डेली कैसे लिखना है, दूसरा क्वेश्चन है कि कब लिखें। तो मेरे को लगता है कि डोंट push answer writing towards the end of a day, like in the evening or at night, because your fresh mind is the best stage to attempt answer. And because आप अगर आप अर्ली डे में ही कर लोगे, so that will keep you engage, that will leave you a lot of time for rest of the day to engage in other things like revision, or you have to read some new chapter or cover up other things that are important. So रीडिंग स्टडिंग उनके लिए जो रहेगा वो बाकी टाइम बचेगा। अदरवाइज़ आप दिन भर पढ़ के फिर शाम को आंसर करोगे तो आप यू विल ऑलरेडी बी टायर्ड अप। सो आप में इतनी एनर्जी ही नहीं होगी, बिकॉज इट इज़ mentally consuming process, because it demands your full attention. It demands that your hand, eye and mind will be coordinated properly, because you can't have a time to think first thing then write, because there is very little time to think and write. You have to think and write at the same time. So that is a enervating process, that is a mentally consuming process. So always keep that in mind. The better approach that I find, it may be different for some other person. So try to cover up answer writing before 10 a.m. in the morning, then you have rest of the day. So if you wake up at around 6 or 7 and then start answer writing around 8, do 2 hours on answer writing, then rest of the day आप कुछ भी प्रैक्टिस करो, वो आपका वो है। वन इम्पॉर्टेंट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि अपने आंसर्स को इवेल्युएट किससे कराएं। तो एक तो आई ऑलवेज रिकमेंड, यू कैन ऑलवेज शेयर आंसर्स विद मी। इफ़ एनीवन इज़ वाचिंग दिस वीडियो एंड you have my number, then I am always open to looking into the answer, reviewing answer, because somehow it helps to have an opinion of other person. But I think that you yourself can also evaluate your answer. आप खुद भी evaluation कर सकते हो, आप देखो। बट evaluation कभी अपने आंसर का तुरंत नहीं करना है, because you just written the answer, you will be the person who will like it most. You will be like, it is the best answer that I can write. But after 5, 6, 7 days, if you will look that answer again, you will see कि क्या लिखा है ये, it could be 100 times better. So always keep a gap between the writing an answer and re-evaluating your answer, evaluating answer by yourself. Keep a gap of 4-5 days, दोबारा फिर देख लिया खोल के क्या लिख रहे हैं, कैसा लग रहा है देखने में, स्ट्रक्चर कैसे लग रहा है, पॉइंटर्स कैसे लिखे हैं, कीवर्ड्स क्या अप्रोच किए हैं। तो वो सब आप एक गैप के बाद करो, तुरंत मत करो, बिकॉज तुरंत करोगे you will be the person who will like it most and give 10 out of 10 to yourself, because that you have just created this thing, so you will be emotionally attached to it, so that is understandable. So ऐसा नहीं करना है, ठीक है। फिर एक और जो इशू आता है वो कि आंसर लिख रहे हैं, यू गेट स्टक, कुछ नहीं दिमाग में आ रहा है, जो कम्प्लीटली ब्लैंक। तो ऐसा क्या क्या होता है, क्यों होता है? एक तो इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी इंट्रोडक्शन में स्टक कर जाते हैं। व्हाट शुड बी राइट इन इंट्रोडक्शन? सो अपनी कुछ अप्रोचेस क्लियर रखो, डेफिनेशन लिखनी है, कोई कोट मेंशन करना है एथिक्स के आंसर में, किसी का स्टेटमेंट मेंशन करना है, कोई फैक्चुअल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स मेंशन करने हैं। सो सर्टेन इंट्रोडक्शन शुड बी हैंडी इन योर माइंड, दैट आई विल, इफ नथिंग कम्स टू माइंड, आई विल पुट दिस, like the SDGs we put in the conclusion ना, the quotes in the put conclusion, like similarly there is a thing for introduction as well कि हम ये पुट कर देंगे और things will be managed. So एक तो वैसे मेंटेन करना है, so that will be helpful thing. Okay, so स्टक नहीं होगी। सेकेंडली क्या होता है कि स्टक हम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि प्रैक्टिस कम है। प्रैक्टिस जब हम रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो यू विल फाइंड कि certain questions are on similar patterns, like they will ask socio-economic condition or something, they will ask recommendation regarding how can we improve the infrastructure, how can we have a better implementation of a thing. So उसमें अपने आप दिमाग में आता है कि स्टेक होल्डर्स को एनालाइज करना है, इंस्टीट्यूशंस के रोल को एनालाइज करना है, पॉलिसी डिसीजंस में क्या नेटिग्रिटीज़ में क्या हम री इमेजिन री एवेलुएट कर सकते हैं, उसको मेंशन करना है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव है क्या, कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं क्या, स्टैंडर्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं क्या, उनको मेंशन करना है। सो जब हम रेगुलरली आंसर राइटिंग करते हैं तो देयर यू विल हैव अ बिल्डअप, यू विल हैव ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड थिंग इन योर माइंड, बट इट डिमांड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड इट डज नॉट हैपन even if you leave the answer writing for 1 month, you will be the same stage the person who has just started answer writing. So you don't have a liberty to take this thing lightly, because it demands practice. That's why people don't clear mains.
because it's a simple thing. It demands your discipline, it demands consistency. So that cannot happen that cannot happen if you are lackadaisical or like not non-serious about these things. Okay. फिर एक बात आती है कि जो आई डू एंड वी डिस्कस व्हेन वी डिस्कस अबाउट योर आंसर्स, कि लोगों की अप्रोच डिफरेंट होती है, आंसर राइटिंग अप्रोच अलग अलग होती है. सो यू कांट हैव अ वन साइज फिट्स फॉर ऑल अप्रोच फॉर ऑल द पीपल, बिकॉज कुछ लोगों का राइटिंग पैटर्न ही अलग होगा, कुछ लोगों का थिंकिंग पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होगा. सो यू कैन पुट देम इन अ वन बॉक्स एंड से दिस इज़ द ओनली अप्रोच, ऐसा नहीं है. So that's why you need mentors, that's why you need a person who can say this is also a workable idea, this is also a approach that you can go with. So ऐसा कोई वन सिंगल अप्रोच नहीं है कि यही अप्रोच है, इसी अप्रोच से आंसर लिखना है. बट यू शुड नॉट बी आउट ऑफ द थिंग दैट इट डिड नॉट मेक एनी सेंस, ऐसा भी नहीं होना है. सो दैट वी कैन डू, एंड दैट्स वाई वी डू 1-to-1 इंटरेक्शन के. अब जब हमने आंसर लिख लिया है और लग रहा है कि हम एक अच्छी स्टेज में पहुँच गए, तो फिर जब आपको कंटेंट भी क्लियर है, देन वी डिस्कस कि हम और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारी अप्रोच क्या कुछ ये से अप्रोच आंसर नहीं कर सकते क्या. सो ऐसा नहीं है. देयर इज़ सम स्टैंडर्ड थिंग, देयर इज़ सम वैल्यू एडिशन थिंग दैट वी डू, बट इट इज़ नॉट द थिंग दैट यही अप्रोच, इट इज़ नॉट अ बोर्ड एग्जामिनेशन और अ यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन का ऐसे ही लिखना है, ऐसा अप्रोच कहीं भी नहीं है. सो देयर इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड, बट द डिमांड इज़ कि कैन वी डिलीवर मैक्सिमम थिंग in a minimal time. That is the demand, that demands, and that condition demands कि आप एक अप्रोच, एक व्यू ऑफ प्रेजेंटेशन मेंटेन करो जिससे कि आपका थॉट प्रोसेस कॉम्प्लेक्स ना हो, हैप्पैजार्ड ना हो, और आप एंटेंगल्ड ना हो जाओ अपनी ही थिंकिंग प्रोसेस में. ओके, सो दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट. So I think I have discussed many things regarding answer writing, and next video I will try. I have 1-2 videos और topics है उन पर डिस्कस करना है. Then I will also cover के कुछ specific papers like history. We have one way of answer writing, geography, and तो how can we do the value addition thing, और आंसर राइटिंग उनमें सब्जेक्ट वाइज कैसे थोड़ा डिफर कर जाता है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस. ओके, सो इफ़ यू हैव एनी अदर सजेशन देन प्लीज़ डू suggest in the comments, or you can just mention me, those who have my number or contact details, just mention me. Okay.